गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। अ वार्म वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ गो प्रेप नीट। सभी लोगों का स्वागत, तहे दिल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। और चलिए बच्चों, इस सिलसिला इत्तेखाम को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। तो कौन कौन जुड़ चुके हैं, सभी लोगों को मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग खैरियत से हैं, इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं बच्चों आज के इस सेशन को। तो शहीना सिद्दीकी कैसे हैं आप, सोनिया देवी, कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सोनिया देवी, सही, शहीना सिद्दीकी, इसके अलावा मोहित मौर्य जुड़ चुके हैं। लिली उर्फ लीलू जुड़ चुके हैं। मोहित मौर्य, प्राश ज्योति भी जुड़ चुके हैं साथ में। और कौन कौन जुड़ चुके हैं बच्चों, मैं देख, तपोजिता गुड इवनिंग बेटे, कैसे हो आप। सोनिया देवी वेरी गुड इवनिंग बेटे। स्वाति साहू गुड इवनिंग, उड़ीसा से हैं आप साहू, तो ध्यान रखिएगा, एक तूफान भी आया हुआ है उधर आजकल। भूमिका, थैंक्स फॉर दीज ऑरेंज हार्ट्स, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग भूमिका। ब्लू हार्ट डायमंड्स आ गए आपके, तो थैंक यू वेरी मच अगेन। टारगेट एम्स दिल्ली, ये बच्चा जिसने लिखा है टारगेट एम्स दिल्ली, मतलब उसको टारगेट तो बिल्कुल क्लियर है। बाकी सारी चीज़ें आज धीरे धीरे लाइन में आती चली जाएंगी, मैंने आपकी हेल्प ही करनी है बच्चों। तो राजेश हुड्डा भी आ चुके हैं। भूमिका, अमन चौधरी, फरिश्ता दहारिया, सोनिया देवी, यश वर्मा, राजेश हुड्डा, लिली शेख, उनमें सुमित गुप्ता, हेलो बेटा गुड इवनिंग। नवीन कैसे हैं आप, वेरी गुड इवनिंग बेटा। बायोमेंटर्स ऑनलाइन गुड इवनिंग, दूसरों का नाम भी रख के लाते हो यार, ये गलत बात है। तो डॉली राजपूत गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। स्वाति साहू वेरी गुड इवनिंग बेटे, कैसे हैं सब लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन को चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मैं आपका अपना अश्वनी त्यागी, पिछले एक डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस में रखता हूं, जिसमें सिंगल डिजिट रैंक्स को प्रोड्यूस करने में बच्चों मैंने बहुत बार सफलता पाई है, बिकॉज ऑफ दो स्टूडेंट्स ओनली। उन स्टूडेंट्स को मैं उसका 90% क्रेडिट दूंगा, जिन्होंने जिस तरह से उनको बताया वैसे फॉलो किया और उनकी रैंक्स आ गई। तो बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ तो, एक बच्चा तो रेडियोलॉजी में अभी बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, पीजी कर रहा है अभी रेडियोलॉजी में, तो एम्स में ही है फिलहाल। तो आप जानते हैं एम्स रेडियोलॉजी मिलना कितना मुश्किल होता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन रहता है, बेटा हाउ इज ऑनलाइन लर्निंग यूजफुल फॉर यू। रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिलती हैं जो ऑफलाइन में नहीं मिल सकती, आजकल तो सभी ऑनलाइन में आ रहे हैं। तो आपको पता ही है कि क्वालिटी किस तरह से डाइल्यूट हो रही है। इसके अलावा 24/7 डाउट रेजोल्यूशन फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पोस्ट क्लास और विद इन द क्लास ऑल्सो, ड्यूरिंग द क्लास ऑल्सो। इसके अलावा आपको डेली रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है टू एग्जैक्टली ट्रैक योर सक्सेस रिकॉर्ड, कि किस तरह से आपकी प्रोग्रेस आगे जा रही है, ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, किस तरह से आप मूव कर रहे हो, उसको ट्रैक करने के लिए आपको ग्राफिकल फॉर्म में हम एनालिसिस देते हैं डेली बेसिस पे। 1 ईयर का हमने एक सुपर कोंकर नीट 2021 कोर्स लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, आप ही की डिमांड पे, जिसमें इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। और थॉरोली डिजाइन 1 ईयर स्टडी प्रोग्राम आपको मिलेगा। इसमें 480 घंटे की लाइव कोचिंग यानी टीचिंग आपको दी जाएगी। मटेरियल मिलेगा, डीपीपीज एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग, माइंड मैप्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और कोटा और दिल्ली की टॉप फैकल्टी जो एचओडीज रहे वेरियस इंस्टीट्यूट्स में, वो आपको पढ़ाएंगे इसमें। इसके अलावा बच्चे देखिए, ये पूरा स्केड्यूल है उसका, कि कब कौन सी क्लास होगी, कब रिवीजन होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग इन डिटेल। तो हमने आज प्लान कर लिया, और बेटर प्लान हाफ डन, ये कहावत है बच्चों, आप जानते हो। ये 2 ईयर का कोर्स है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको ऑफलाइन कोचिंग की तरह प्रिंटेड मॉड्यूल्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, वीकली और यूनिट टेस्ट होंगे आपके। इसके अलावा चैप्टर टेस्ट भी होंगे। 750 घंटे की आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी और इंटरेक्टिव क्विजेस भी होंगे। इसके अलावा ऑल टॉपिक्स ऑफ 11th एंड 12th विल बी टॉट फुल्ली इंक्लूडिंग बोर्ड। आपके बोर्ड का सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। डीपीपीज, माइंड मैप्स होंगे। 2 ईयर का स्टडी प्लान आपको दिया जाएगा, जिसमें बोर्ड एग्जाम भी इंक्लूडेड होंगे। मैं भी पढ़ा रहा हूँ इसमें, इंडिया के टॉप फैकल्टीज इसमें आपको मिलेंगे बच्चों। 11th का सिलेबस कब खत्म होगा, 12th का कब स्टार्ट होगा, रिवीजन कब कराएंगे दोनों का, 11th और 12th का सारा मेंशन है यहाँ पे, चेक कीजिएगा एक बार। शुरू करते हैं बच्चों। टॉपिक्स दैट विल बी टॉट टुडे, आज के वो टॉपिक्स जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको बच्चों। देखिए, सबसे पहले क्या है, रेस्ट मास एंड मूविंग मास। दूसरा क्या आ जाएगा, एनोड रेज। तीसरा आ जाएगा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चौथा आ जाएगा रदरफोर्ड्स मॉडल। और पांचवा आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये टॉपिक्स मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, रेस्ट मास, एनोड रेज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स मॉडल।
ये हमारा आज का टॉपिक, पूरा टॉपिक लिस्ट है जो मैंने आपके सामने रख दी है। शुरू करते हैं। सर, इज देयर एनी स्कॉलरशिप टेस्ट? यस। आकांक्ष, एक बार आप क्या कीजिएगा, एकांश आप एक बार GoPrep ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बेटे। ये भी आप ही लोगों की डिमांड पे मैंने ऐड करना शुरू किया, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं इस कोर्स के बारे में, तो मैंने इसको ऐड आपकी डिमांड पे ही किया है। देखिए, सबसे पहली अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, तो द फर्स्ट थिंग, इधर देखिए, रेस्ट मास और मूविंग मास में जब कोई भी पार्टिकल, अगर कोई भी पार्टिकल है, सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है x, इस पार्टिकल का मास कितना है? इस पार्टिकल के दो मास होते हैं। एक मास होता है m0। m0 मास कब होता है? m0 मास तब होता है जब इसकी वेलोसिटी इज मच 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 लेसर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में क्या है, ये रेस्ट पर है। यानी ये पार्टिकल क्या होगा, अगर कोई आपके आसपास से 200 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे गुजर जाए तो आप पैदल चलते हुए उसे रेस्ट पे नजर आएंगे। तो बिल्कुल, यानी अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम स्पीड पे चल रहा है, तो क्या होगा, वो जैसे कार चल रही है, तो उसके लिए क्या लेंगे बच्चों, रेस्ट मास लेंगे, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू लाइट क्या है, रेस्ट पे, ऑलमोस्ट रेस्ट पे माना जाता है। यहाँ पे देखिए दूसरा हो जाता है mv, या इसे मूविंग मास भी कहते हैं। that will be when velocity of object is nearly equal to that of velocity of light, यानी कंपैरेबल पहुंच गई। तो इन दोनों में क्या हो जाता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, पहला केस क्या हो सकता है, तो क्या होता है, इसमें m और m0 में रिलेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकाला गया है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करके हमने निकाला, तो हमारे पास पहले केस में क्या आ जाता है, अगर हमारे पास v ग्रेटर देन c हो जाए, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट c से ज्यादा हो जाए, मान लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मास क्या हो जाएगा, m विल बिकम इमेजिनरी। m क्या हो जाएगा बच्चों, इमेजिनरी हो जाएगा। m क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रियल क्वांटिटी है। दूसरे केस में देखिए, अगर v इज इक्वल टू c के बराबर हो जाए तो मास क्या हो जाएगा, मास विल बिकम इंफिनिटी। ये भी क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तीसरा केस क्या हो सकता है बेटे, यहाँ पे थर्ड केस हो सकता है, अगर आप ध्यान दें तो आपको नजर आएगा थर्ड केस में, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम हो जाए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस केस में मास क्या होगा, मास विल बी ग्रेटर देन m0। और ये चीज क्या है, पॉसिबल है। ये चीज क्या होगी बच्चों, ऑलवेज पॉसिबल। इसका मतलब किसी भी पार्टिकल की, जब तक उसका मास को आपने कांस्टेंट माना है, वेलोसिटी कभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बच्चों याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, जो मैक्सिमम होती है हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम में जो मैक्सिमम होती है, दैट इज इक्वल टू C/137। कितनी होती है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, कितनी होती है, C/137। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास नहीं जाएगी, उससे 100 गुना कम तो कम से कम रहेगी। तो एक बार फिर से देखिए, नैन्सी थैंक यू वेरी मच, मोहित मौर्या, आप लोग सेशन को शेयर करते हुए लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे हैं सर हमें सेशन का पता ही नहीं चलता है। क्योंकि मेरे ये जो इलीट फैमिली है, GoPrep फैमिली है, इसके बच्चे, अगर आप लोग थोड़ा सा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे बेटे, और इसको शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, तो यकीन मानिए आपको तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का, हजारों का फायदा हो जाएगा इससे। तो प्लीज डू इट राइट नाउ। तो चलिए, रेस्ट मास एंड मूविंग मास में आपको पता चल गया कि मूविंग मास क्या होता है, जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेबल हो जाती है, तो उसके मास को क्या बोलते हैं, मूविंग मास बोलते हैं। तो ये क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे इसके आगे की। तो मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, जो कि पिक्चर आपके सामने है बच्चों, देखिए। उन्होंने क्या किया, एक एटोमाइजर से स्प्रे कर दिया ऑयल ड्रॉपलेट्स का, देखो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, स्प्रे कर दिया दो चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में, और यहाँ पे क्या लगा दिया, आयनाइजिंग रेडिएशन लगा दिया। तो आयनाइजिंग रेडिएशन लगा के उन्होंने क्या किया, चार्ज्ड पार्टिकल्स को इसके बीच में से क्या किया, डाउन, यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ उन्हें फ्लो कराया। तो क्या हुआ, पार्टिकल्स मुड़ गए, देखो चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या हो गई, ये देखिए, ये इधर चले गए, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, यानी जो चार्ज ड्रॉपलेट्स थी वो कैसे हो गई, ऐसे आई। तो उनके डिफ्लेक्शन को उन्होंने क्या किया, लाइट सोर्स से वो उसको क्या कर रहे थे, माइक्रोस्कोप से उसको मतलब उसको क्या किया जा रहा था, विजुलाइज किया जा रहा था। ये माइक्रोस्कोप लगी है यहाँ पे, तो यहाँ पे उनकी मोशन को देखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, यूज्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटी। देखिए ध्यान से सुनना,
आपसे ये तो कभी नहीं पूछा जाएगा कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये बात, तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें यूज की गई थी। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया गया था और एक ग्रेविटी के अंडर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी यूज किया गया था फॉर दी चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लगा था वो किसके बराबर था, Q इंटू ई के बराबर था, एंड दैट वाज इक्वल टू माइनस mg। तो यहाँ से मास वाज डिटरमिन्ड बाय स्टोक्स, याद रखिएगा स्टोक्स रिलेशनशिप, जिसे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी वाली जो इक्वेशन है उसे यूज करते हुए यहाँ से मास डिटरमिन किया गया। तो मास निकाल लिया हमने ऑयल ड्रॉपलेट्स का। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकाला गया, सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक या दो बार इसे पढ़ना है और छोड़ देना है बच्चों। इसे आपको आपने इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसे कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने इसे पढ़ना है, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ये, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो भी ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकाल लिया गया विच वाज इक्वल टू m इंटू जी इंटू डी अपॉन वी। डी आपको बता दिया गया है, डेंसिटी डायमीटर ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट, डी इज डायमीटर ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट। तो thousands of experiments showed that the basic quantized charge on electron was found to be, यहां से आया, इसे बोला गया E। तो एक बार फिर से देखिए ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ऊपर से ऑयल ड्रॉप को गिराया गया, चार्ज प्लेट थी, ऊपर क्या थी पॉजिटिव प्लेट, नीचे क्या थी नेगेटिव प्लेट, ऊपर क्या थी पॉजिटिव प्लेट, नीचे क्या थी नेगेटिव प्लेट, याद रखिएगा। चार्ज को जब गिराया गया तो वो क्या हो गया, सेपरेट हो गए बिकॉज ऑफ चार्जेस, वो मूव कर गए, उनके डिफ्लेक्शन को काउंट करते हुए, उनकी टर्मिनल वेलोसिटी को काउंट करते हुए उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर चार्ज निकाल लिया। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना पूछी जाएगी और ना कभी पूछी गई है। तो क्लियर है बात बिल्कुल सबकी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच सोनिया। तो ध्यान से देखिए कुलदीप, ये बहुत बिल्कुल सिंपल बातें जो आपको मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। आज मैं आपको रेडियस ऑफ प्रोटॉन भी निकलवाऊंगा बच्चों, यस यू हर्ड इट राइट, रेडियस ऑफ प्रोटॉन भी आज आपको पढ़ाऊंगा। और बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी में लिखा है रेडियस ऑफ प्रोटॉन, और पूछा भी जा सकता है आपसे, जबकि आज तक किसी ने उसे निकाला नहीं होगा। तो एन इलेक्ट्रॉन, आप में से किसी ने उसे नहीं निकाला होगा या सोचा नहीं होगा। एन इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच बेयर्स चार्ज, कितना होता है इतना, इसे क्या बोलते हैं -1 यूनिट चार्ज बोलते हैं, कूलम्स, एंड हैज मास इतना। ऑल्टरनेटिवली इसे क्या बोला जा सकता है, अ पार्टिकल विच बेयर्स, क्या करता है वो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास 1/1837 होता है बेटा, ये 1/837 ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी इसका मास क्या होता है हाइड्रोजन एटम से 1/1837 टाइम्स कम होता है। तो ये 183 टाइम्स होता है, कम और ज्यादा छोड़ दीजिए, 1/1837 टाइम्स होता है हाइड्रोजन एटम के मास का। तो इसे बोला गया इलेक्ट्रॉन, इट वाज फंडामेंटल पार्टिकल। अब बात करते हैं, कॉन्सेप्ट चेक कीजिए बच्चों अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल पाथ फॉर कैथोड रेज इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, बताइए इनमें से कौन सा पाथ अलाउड नहीं है बच्चों, जल्दी से। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन करके आपको ये नजर आ रहा है ना, यू वुड फॉल इन लव विद केमिस्ट्री। आप लोग धीरे धीरे केमिस्ट्री में आपका झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और वही मेरी इंटेंशन भी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल पाथ फॉर कैथोड रेज इजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, इजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है पैरेलल मूव कर जाएं, कोई फील्ड ना हो, ये भी हो सकता है दूर मूव कर जाएं, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे तो मूव कर जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। ये क्या होगा हमारे पास, ये पॉसिबल है, तो यानी हमारे पास सी पॉसिबल नहीं है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, सी के लिए +4, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ मूव कभी नहीं करेगा, वो क्या होगा अवे भागेगा, उससे रिपल्शन होगा। तो क्या आएगा आंसर बच्चों, सी आंसर आएगा। क्लियर और नॉट। इधर देखिए सुमित, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग चार्जेस इन आर्बिट्रेरी यूनिट्स वर फाउंड ऑन अ सीरीज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक तो ये चार्ज मिला हमें, दूसरा ये चार्ज मिला, तीसरा ये चार्ज मिला, और चौथा क्या हुआ, हमें ये चार्ज मिला, और फिफ्थ ये चार्ज मिला। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन द सेम यूनिट शुड बी, बताइए इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए। हमने 5 ऑयल ड्रॉपलेट्स निकाली, एक के ऊपर चार्ज ये था, दूसरे के ऊपर ये था, तीसरे के ऊपर ये वाला चार्ज था, चौथे के ऊपर ये वाला चार्ज था, पांचवे के ऊपर एक और चार्ज दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए
इनमें से कौन सा, यानी व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम यूनिट में कितना चार्ज होना चाहिए। तो आप बताइए बच्चों आंसर क्या आएगा। तो आंसर एक बार देख लेते हैं। बच्चों ने डी आंसर दिया है, इशिता बनर्जी ने सी आंसर दिया है, इशिता सी बोल रहे हैं। इसके अलावा लिली ने आंसर दिया है, मोहित मौर्य ने आंसर दे दिया है, सुमित गुप्ता का आंसर भी आ चुका है, यामिनी का आंसर भी आ चुका है, अनामिका नेगी का आंसर भी आ चुका है, प्रियंका का आंसर आ चुका है, लिली का आंसर भी हमने देख लिया है। तो प्रियंका देखिए जरा एक बार। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, हमें क्या पता है, हमें पता है चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, चार्ज इज इक्वल टू होता है एन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, एन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n क्या होता है, n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या हो सकता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर तो नहीं बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा रियल नंबर में, 0, ये 1, ये 2 कुछ भी हो सकता है, ये 3, ये 4, यानी यहाँ पे इंटीजर बोल दीजिए इसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर्स में कोई भी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। तो इधर देखिए जरा एक बार। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल रहा है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस कितना आ जाएगा 18। दूसरे में देखिए 4.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18, हमारे पास कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर ये हो जाएगा। अब देखो अगर मैं 6 लूंगा यहाँ पे, 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू दिस मसाला। यहाँ पे देखो अगर हमारे पास क्या हो गया, ये यूनिट चार्ज है, दिस इज यूनिट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमारे पास अगर मैं क्या लेके चलूंगा 7.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटे 5 इंटू ई हमने मान लिया ये है, इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो अगर मैं 9 लेके चलता हूं, 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू ई। तो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18। ये ऑर्बिटरी यूनिट्स में है बच्चों। यहाँ पे देखो यूनिट्स अलग दी गई है इसकी, यानी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया गया है आपको फंसाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे सी। सबको क्लियर, यस शाहिना सिद्दीकी। चलिए आलिया को वालेकुम अस्सलाम बोल रही हैं, तो सलाम वालेकुम भी बोल दीजिए आलिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अमन क्लियर है बात बिल्कुल, अमन चौधरी आपको बात बिल्कुल क्लियर है, अमन चौधरी इज इट क्लियर टू यू बेटे, जल्दी से बोलिए डॉक्टर अमन। यस पुष्की टुष्की भी आज आ चुके हैं, तो पुष्की टुष्की ने भी आज ज्वाइन किया, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। हमें क्या करना है, इधर देखो हमें क्या करना है बच्चे एक बार। यस मेह अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष ने आज अपना नाम बदल लिया है, अमन चौधरी क्लियर है ना बेटा। चलिए थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोनिश, मुझे अब कुछ समझ आ रहा है। नहीं एक बार इधर देखिएगा डॉक्टर मोनिश, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम किस लिए हैं बेटे। यहाँ पे देखो जो भी चार्ज होता है किसी भी ऑयल ड्रॉपलेट पे, जो भी चार्ज होता है Q, वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू ई। वो चार्ज क्या होता है n इंटू ई होता है। E क्या होता है यूनिट चार्ज, n होता है नंबर। तो हमने क्या निकालना है, n वैल्यू निकाल के हमने क्या करना है, यहाँ पे Q हमें दिए हुए हैं Q1 Q2 Q3, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार अगर आप 3 रखोगे, अगर एक बार आप 3 रखोगे, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 रखोगे, तो माइनस 18 तो सब में कॉमन ही है, इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसे 2 ही मान लूं, तो देखो इनमें इनमें जो रेशियो आ गया बच्चों, वो कितने कितने का आ गया 2:3:2। देखो ध्यान से यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है 2:3:2, क्या आ जाएगा हमारे पास 4:5:6, ये रेशियो आ रहा है। तो इसका मतलब चार्जेस का रेशियो, अगर मैं रेशियो निकाल दूं Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 रेशियो Q4 रेशियो Q5, अगर मैं ये निकालूंगा बच्चे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 रेशियो क्या आ जाएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 6, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स है। तो किसका 2 टाइम्स है, ई का। तो यहाँ पे ई निकाल लोगे ना आप, ई कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 आ जाएगा। इजी बात है बिल्कुल। चलिए मुझे बताइए बच्चों, यस और नो, क्लियर बिल्कुल। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यानी बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। तो यहां से हमारे पास जो हम क्या करेंगे, यहां से n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे इंटीजर में। तो q हमें पता है, जब n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे, तो 2 से हम देखते हैं n की वैल्यू, जब e निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इंटीजर मल्टीपल आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज।
चार्ज E का मल्टीपल है यहाँ पे, तो E क्या होना चाहिए, E होना चाहिए ये, यानी इनमें से किसका मल्टीप्लीकेशन में ये चार्ज आएंगे ये पूछा गया है। मोनिश क्या पूछा गया हमें, इनमें से किसकी मल्टीप्लीकेशन में ये वाले चार्ज आते हैं। तो देखो 3 की मल्टीप्लीकेशन में 4.5 नहीं आता, ओके 3 की मल्टीप्लीकेशन में 7.5 नहीं आएगा, इसका मतलब 1.5 यानी 3 से नीचे यूनिट चार्ज होगा, तो वो चार्ज हमने यहां से निकाल दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इन अ कैथोड रे ट्यूब इज वी। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए बेटे क्वेश्चन को, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इन अ कैथोड रे ट्यूब इज वी, द स्पीड एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू और वुड बी प्रोपोर्शनल टू। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया गया है बच्चों, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, अगर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है तो बताइए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, बताइए जल्दी से, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, पुष्की टुष्की जल्दी से। वाई वी टेक 2, हमें यह देखना है Q इक्वल टू NE में प्रियंका, हमें क्या देखना है प्रियंका कुमारी, Q इज इक्वल टू NE में N की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, N की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यहां से 2 से स्टार्ट हो रहा है ना N की मिनिमम वैल्यू, तो N की कौन सी इंटीजर वैल्यू से ये सब मल्टीप्लीकेशन में एक दूसरे के, दैट इज व्हाट क्वांटाइजेशन इज ऑल अबाउट। आप देखो ना सबको मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे, देखो ये अगर मैं यहाँ पे N की वैल्यू क्या रख दूं बेटे, N की वैल्यू 0 1 2 3 4, प्रियंका मैं बदल के बता रहा हूं 5 रख दूं 6 रख दूं, तो ये सारे चार्जेस आने चाहिए ना यहाँ पे, तो Q1 किसके बराबर हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा 2E के बराबर, Q2 किसके बराबर हो जाएगा 3E के बराबर हो जाएगा, Q4 किसके बराबर हो जाएगा 4E के बराबर हो जाएगा, Q5 किसके बराबर हो जाएगा प्रियंका 6E के बराबर 5E के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब E की वैल्यू कितनी है, निकल के आ रही है ना E की वैल्यू 1.5, आप पुट करिए वैल्यू आपको पता चलेगा। तो बच्चों ने आंसर दिया है A होगा, नैन्सी जायसवाल ने बोला है A होगा, तो देख लेते हैं बच्चों आंसर इज बी। तो इधर देखिए जरा एक बार, जब भी किसी, आप ऐसे सोचिए बच्चों, अगर आपके पास पॉकेट में 0 रुपए हैं, अगर मेरे पास पॉकेट में 0 रुपए हैं, ठीक है ना, तो 0 रुपए हैं और आपने मुझे 100 रुपीज दिए, तो मेरी पॉकेट में कितने रुपए होंगे, अब मेरी पॉकेट में 100 रुपीज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां पे है, रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन कहां पे है अभी, रेस्ट पे है, इट इज बीइंग एक्सिलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है बच्चों, हाफ ऑफ m इंटू वी इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, तो वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। आपको बात समझ में नहीं आई हो तो आपके कमेंट में अब पढ़ रहा हूं, आप मुझे आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं है बेटा, आप लोगों को चैप्टर पढ़ाना है समझाना है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए क्लासेस नहीं ली जा रही है। तो जल्दी से मुझे बताइए, उनमें करेक्ट बिल्कुल मोहम्मद आरिफ बिल्कुल सही है, शेख उनमें कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका सही है, यस तो जल्दी से मुझे बताइए क्लियर है बात बिल्कुल उनमें। देखिए ये तो यस कोई बात नहीं है साक्षी पांडे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमें कोई इश्यू ही नहीं है इस बात पे। तो जल्दी से मुझे बताइए नहीं समझ आया साक्षी पांडे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को, अगर किसी गाड़ी को आपने पुश किया और वो मूव करना शुरू कर दे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपके द्वारा दी गई एनर्जी इज इक्वल टू उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे सारी काइनेटिक एनर्जी वहीं से तो आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों को बराबर रख दोगे आप, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर ही होगी ना बेटे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, जो भी एनर्जी आई वो कहां से आई, वो यहां से आई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, कितनी होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो चार्ज कितना है E, पोटेंशियल कितना है V। तो हमारे पास क्या समझ में आया हमें यहां से कि v स्क्वायर वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, कैपिटल V, तो स्मॉल v वुड बी
क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी। दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है बच्चों, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये आपके सामने रिलेशन आ गया। यानी जब भी किसी पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लगा के एक्सिलरेट करोगे, जब भी किसी पार्टिकल को आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा के क्या करोगे बच्चों, एक्सिलरेट करोगे, तो क्या होगा, उस केस में उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर ही होगी। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर ही होगी। ये बात नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। जल्दी से बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, देखते हैं कि आप लोग कहां तक पहुंच गए हैं। तो जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आए, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े बच्चों, आपको थोड़ी सी नई बातें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए एनोड रेज पे पहुंच चुके हैं। एनोड रेज क्या होती है, व्हेन कैथोड रे ट्यूब में, कैथोड रे ट्यूब में ये किसने डिस्कवर किया था बच्चों, इन्हें डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। किसने डिस्कवर किया था बच्चों, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। गोल्डस्टीन ने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड यूज किया। परफोरेटेड का मतलब होता है बच्चों जिसके अंदर क्या हो, होल्स हो, जिसके अंदर क्या हो, होल्स हो, तो होल्स वाला, समझ गए ना। परफोरेटेड का मतलब छेद वाला, जिसके अंदर छेद हो, यानी छलनी टाइप का। तो यानी याद रखिएगा, जैसे सीव होता है, सीव टाइप का एक कैथोड यूज किया गया। उसने क्या किया, एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं एक बार। तो उसने देखा जब व्हेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, के कैथोड रेज ही नहीं बनती है। जब क्या करते हैं हम लोग, किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने क्या किया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो नॉट ओनली कैथोड रेज बट सम अदर टाइप ऑफ रेज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। उसके साथ साथ कैथोड रेज के साथ साथ क्या होता है, एक नए टाइप की रेज भी बनती हैं, जो क्या होती हैं, इस छेद में से पास होके आर पार निकल जाती है और यहां पे जाके येलो ग्लो क्रिएट करती है। यहां पे जाके क्या किया उन्होंने, येलो ग्लो क्रिएट कर दिया। यहां पे जाके क्या किया उन्होंने बच्चों, येलो ग्लो कर दिया। यहां पे जाके क्या किया, येलो ग्लो कर दिया। दीज रेज वर कॉल्ड, इन रेज को क्या बोला गया बच्चों, एनोड रेज बोला गया। इन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं, एनोड रेज भी कहते हैं, और इन्हें पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, क्या होता है, व्हेन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड बाय टेकिंग परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब जिसमें छेद हो, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद है, ये परफोरेटेड कैथोड है। सो सम सॉर्ट ऑफ इनविजिबल रेज are also produced from anode side, and they pass through the holes of cathode and create yellow glow over the wall behind cathode. These rays were called anode rays. क्या बोला गया इन्हें, एनोड रेज बोला गया। तो एक बार देखिए एनोड रेज को, सब लोग एक बार एनोड रेज को देखिएगा बच्चों, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियरली समझ में आ जाएं। तो एनोड रेज को एक बार देखिए बच्चों, एनोड रेज दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बात सही है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कैसे पता चलेगा, बिकॉज दे कास्ट डार्क शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। इनके रास्ते में किसी डार्क ऑब्जेक्ट को रख दीजिए तो उसकी शेडो बन जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दूसरी बात, डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड, यानी ये किधर से किधर को मूव करती है, एनोड टू कैथोड मूव करती है, इसलिए इन्हें एनोड रेज बोला गया है। दीज आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज है, और कौन सा चार्ज है, इंडिकेटिंग दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसे पता चलेगा, यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, हमने इनके ऊपर बेटे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया। अगर हमने इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा बेटे, जब हमने इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये क्या हुई, ये कैथोड की तरफ, यानी ये किधर मुड़ गई, ये इस डायरेक्शन में मुड़ गई। इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज प्रूव हो गया। द E by M रेशियो ऑफ कैथोड रेज, एनोड रेज सॉरी, E by M चार्ज इज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स वैरीज विद द नेचर ऑफ गैस। कल मैंने प्रूव किया था कि अगर आप हाइड्रोजन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये H+ हो जाएगा। अगर आप क्या लोगे, नाइट्रोजन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, N+ हो जाएगा। N+2 भी हो सकता है। अगर आप क्या लोगे, ऑक्सीजन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, O+ हो जाएगा। अगर आप क्या लोगे बच्चों, हीलियम लोगे तो ये क्या हो जाएंगी, He+ हो जाएगी। इनका मास तो लगातार चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब एनोड रेज लगातार चेंज हो जाती हैं, यानी एनोड रेज गैस टू गैस क्या होंगी बच्चों, बदल जाएंगी। कैथोड रेज गैस टू गैस कभी नहीं बदलती, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ही थे। यहाँ पे ये क्या है, सब अलग अलग है, इनका मास अलग अलग होगा। अगर इनका मास अलग अलग है तो ये बदल जाएंगी। क्लियर है बात, बिल्कुल सर। एक्सरे, बिल्कुल सही बात है, दे नेवर प्रोड्यूस एक्सरेज, नोट कर लीजिएगा ये बात,
कि कभी भी ये एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ये बात नोट कर लीजिएगा, ये कभी भी एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करेंगी, जबकि कैथोड रेज एक्सरेज को प्रोड्यूस कर देती हैं। दे कॉज फ्लोरोसेंस इन जिंक सल्फाइड, येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करती हैं। नॉलेज बूस्टर देखिए बच्चों आप लोगों के लिए जल्दी से, तो ये नॉलेज बूस्टर आप लोगों के लिए है, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहली बात, इनके ऊपर अगर मैं किसके लिए लेके चलूं, एनोड रेज फॉर हाइड्रोजन, अगर एनोड रेज किसके लिए लेके चलूं मैं, हाइड्रोजन गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस की एनोड रेज लेके चलूं, तो बच्चों याद रखिएगा इनके लिए इन्हें बोला गया प्रोटॉन्स। क्या बोला गया इन्हें, प्रोटॉन। किसने बोला, रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले बोला था। तो याद रखिएगा इनके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, इतना, यानी E by m वैल्यू कैलकुलेटेड बाय कैसे, E by m वैल्यू वाज कैलकुलेटेड बाय जे थॉमसन अगेन, एंड दैट कम्स टू बी कितनी आ जाती है बच्चों, ये आ जाती है 9.58 इंटू 10⁴ कूलम्स पर ग्राम। दूसरा देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन अगेन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, कितना आया बच्चों, दैट कम्स टू बी कितना, 10⁻⁻24 इंटू 1.672, इतने ग्राम आ जाता है। रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन वाज कैलकुलेटेड बाय, किसने निकाली रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने निकाली। बच्चों किसने निकाली, रदरफोर्ड ने रेडियस ऑफ प्रोटॉन निकाली। रदरफोर्ड, RUTHERFORD, रदरफोर्ड ने क्या निकाला बच्चों, इसकी रेडियस को प्रूव किया। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा रेडियस कहां से आई है बच्चों। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन निकाल दी उसने, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ प्रोटॉन भी निकाल दिया। वॉल्यूम ऑफ प्रोटॉन कितना आया बच्चों, 1.5 इंटू 10⁻38 मिलीलीटर्स, ये वॉल्यूम ऑफ प्रोटॉन होता है। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन और वॉल्यूम ऑफ प्रोटॉन, यस, रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या निकाला, रेडियस ऑफ प्रोटॉन निकाला। इसका नामकरण यानी नेमिंग भी रदरफोर्ड ने ही की थी। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज डिफरेंट है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। इसे नेम करने वाला रदरफोर्ड था, इसलिए उसी के नाम पे इसकी डिस्कवरी को आज तक भी एक्नॉलेज किया गया है। तो चार्ज ऑन पॉजिटिव रेज, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, नोट कीजिए बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछ लिया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज ऑन पॉजिटिव रेज इज यूजुअली +1 बट इट मे हैव +2 +3 वैल्यूज ऑल्सो। यानी पॉजिटिव रेज के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों जनरली +1 होता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी ये +2 भी हो सकता है, ये +3 भी हो सकता है, यानी ये +2 भी होगा, ये कुछ केसेस में +3 भी होगा। यानी याद रखना है, एनोड रेज के ऊपर चार्ज +1 यूनिट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए फिक्स्ड है। नाइट्रोजन में ये +3 भी होता है, क्लोरीन में ये +4 +5 भी होता है। तो ये बात याद रखनी है बच्चों, एनोड रेज के लिए ये एडिशनल है, नॉलेज बूस्टर है आप लोगों के लिए। तो याद रखिएगा चार्ज वेरिएबल होगा इनका चार्ज क्या होता है बच्चों, वेरिएबल। तो ये बात आप अपने दिमाग में डाल के रखिएगा कि एनोड रेज के लिए चार्ज भी वेरिएबल हो सकता है। जनरली क्या लेके चलते हैं, +1, चार्ज वेरिएबल हो सकता है, जनरली लेते नहीं है, लेकिन ये होता है वेरिएबल। तो याद रखिएगा वेरिएबल हो सकता है। हाइड्रोजन के लिए तो +1 होता है, जबकि अगर मैं हीलियम के लिए लेके चलूं तो बेटा ये +1 भी हो सकता है और ये +2 भी हो सकता है। नोट कीजिएगा ये बात, ये +1 भी हो सकता है और ये +2 भी हो सकता है। तो ये बात आप दिमाग में डालें बच्चों कि चार्ज इनके ऊपर जनरली हम क्या लेके चलेंगे, +1। लेकिन अगर आपको नीट में असर्शन रीजन दे दिया जाए कि दी चार्ज ऑन एनोड रेज इज ऑलवेज +1, तो क्या करोगे बच्चों, आप बोलोगे ये गलत है पूरी तरह से। क्यों गलत है, क्योंकि एनोड रेज के ऊपर चार्ज जरूरी नहीं है +1 हो, +1 जनरली होता है, 99% केसेस में +1 ही होता है, लेकिन ये +2 भी पाया जाता है, ये +3 भी पाया जाता है। एक बार आप गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगी। यस, चार्ज क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो मोहम्मद आरिफ, बात नोटेड, पॉइंट नोटेड। तो एक बार ये बात आप बच्चों नोट कर लीजिएगा कि चार्ज इनके ऊपर वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये नॉलेज बूस्टर है आप लोगों के लिए। बढ़ जाते हैं आगे, प्रोटॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहते हैं। इसके अंदर क्या है, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन को, इसे H+ को प्रोटॉन कहा गया है बच्चों। इसे किसने बोला था प्रोटॉन, रदरफोर्ड को इसके नाम रखने का क्रेडिट जाता है, रदरफोर्ड, RUTHERFORD, रदरफोर्ड ने इसके नाम को रखा था प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो रदरफोर्ड को ही दिया गया है। तो एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन इज इतना, ऑन द रिलेटिव स्केल प्रोटॉन हैज मास 1 AMU,
द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात नोट कर लीजिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रॉन, एक बात अभी के अभी बच्चों आप अपनी नोटबुक में प्लीज लिख लीजिएगा ये बात, कि न्यूट्रॉन कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में, नक्को रे बाबा, ये कभी किसी केमिकल रिएक्शन में नहीं आएगा। केमिकल रिएक्शन में ये कभी नहीं आएगा, केमिकल रिएक्शन में नेवर, केमिकल रिएक्शन में ये कभी नहीं आता, नेवर। केमिकल रिएक्शन अगर आपको दी गई है तो उसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर न्यूट्रॉन कभी नहीं हो सकता। न्यूट्रॉन कहाँ होता है बच्चों? ओनली इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। नोट कर लीजिएगा ये बात, न्यूट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस में आता है, केमिकल रिएक्शन में कभी नहीं आता है। मतलब न्यूट्रॉन अगर आपको चाहिए तो हम लोगों को क्या कराना पड़ेगा? बताइए बच्चों, हमें क्या कराना पड़ेगा बेटा? अगर हमें न्यूट्रॉन चाहिए तो हमें क्या कराना पड़ेगा? न्यूक्लियर रिएक्शन। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में नहीं मिलेगा आपको। प्रोटॉन मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन न्यूट्रॉन कभी नहीं। न्यूट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया 1932 में? जेम्स चैडविक ने 1932 में क्या किया? उसने बेरिलियम न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? अल्फा पार्टिकल। इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी पढ़ाने वाला हूं मैं। तो अल्फा पार्टिकल का क्या किया? बम्बार्डमेंट कर दी, यानी अल्फा गन से प्लूटोनियम को लेके उन्हें एक्सेलरेट करके क्या किया? अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम न्यूक्लियस के ऊपर दे मारा। तो क्या हुआ? बेरिलियम न्यूक्लियस के साथ इसका कोलिजन हुआ और एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला यहां से। क्या निकली? प्लस एनर्जी। क्या निकली यहां से? एनर्जी निकली खूब सारी। और क्या बन गया? फ्यूजन रिएक्शन हो गई। क्या हो गई बच्चों? फ्यूजन रिएक्शन, हमने पढ़ रखी है पहले ही। फ्यूजन रिएक्शन हो गई, यानी एक दो लाइटर न्यूक्लियाई ने मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बना दिया, और साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला जिसका मास तो था, जिसका मास तो क्या है? ग्रेटर देन जीरो, लेकिन जिसके ऊपर चार्ज क्या है? चार्ज उसके ऊपर जीरो है। तो याद रखिएगा, इसको इसको बोला गया न्यूट्रॉन। किसने बोला न्यूट्रॉन? जल्दी से बताइए। यस, नन अदर देन चैडविक ने इसकी नॉमेनक्लेचर का क्रेडिट किसको दिया? रदरफोर्ड को दिया। तो न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था चैडविक ने, उसकी नॉमेनक्लेचर किसने की थी बेटे? उसकी नॉमेनक्लेचर की थी रदरफोर्ड ने, जो कि चैडविक का क्या था? टीचर भी था। तो नोट कीजिए ये बात। यस, अब एक बार फिर से सुनिए, बिलाल अहमद, एक बार फिर से, किसने? जेम्स चैडविक ने। कब? 1932 में। इसे बोला जाता है ईयर ऑफ मिरेकल्स, 1932 को, क्योंकि 1932 के बाद ही क्या हुआ? न्यूक्लियर बम बनना स्टार्ट हुआ। तो सुन लीजिए एक बार, बेरिलियम, जेम्स चैडविक बम्बार्डेड बेरिलियम न्यूक्लियस विद अल्फा पार्टिकल्स। ही ऑब्जर्व्ड, उसने देखा कि कुछ नए पार्टिकल निकल के गए जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। दे हैड नो चार्ज बट मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। इनको क्या बोला गया? न्यूट्रॉन बोला गया। इनको क्या बोला गया बच्चों? न्यूट्रॉन बोला गया। तो न्यूट्रॉन किस लिए बोला गया? क्योंकि ये न्यूट्रल थे। किसने बोला न्यूट्रॉन इन्हें? रदरफोर्ड ने बोला। न्यूट्रॉन क्यों बोला गया? क्योंकि ये न्यूट्रल थे, इसलिए इन्हें न्यूट्रॉन बोला गया। न्यूट्रल थे तो न्यूट्रॉन बोला गया। मास कितना होता है? मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के बराबर है, जबकि चार्ज क्या है इसके ऊपर? जीरो है। तो ये यहां से देखिए जरा एक बार, एक और रिएक्शन आपको दिखाता हूं। प्लूटोनियम, पोलोनियम सोर्स से क्या किया? अल्फा पार्टिकल को दे मारा बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम के ऊपर कहां से आए अल्फा पार्टिकल? प्लूटोनियम के ऊपर से आए। यहां पे हमने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करके बेरिलियम के साथ बीच में रख दिया बेरिलियम को। तो बेरिलियम को बीच में रखने के बाद क्या हुआ? न्यूट्रॉन उसमें से निकल आए। ये क्या आ गए यहां से? दिस इज डिनोटेड बाय 0 and 1। अब देखिए जरा आगे बढ़ते हुए, तो इन्हें बोला गया, ये जो पार्टिकल थे इन्हें बोला गया न्यूट्रॉन्स। कैसे आए? एक और रिएक्शन की जेम्स चैडविक ने, जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एम्स में एक बार पूछी गई है। तो बच्चों ये नोट कर लीजिएगा, ये एम्स में एक बार पूछी गई रिएक्शन है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है। 2He, ये अल्फा पार्टिकल है बच्चों, प्लस क्या किया? स्टेबल आइसोटॉप, और क्या बन गया हमारे पास? न्यू रेडियो एक्टिव आइसोटॉप प्लस न्यूट्रॉन निकले। सो ये एक और रिएक्शन है जो एम्स में एक बार पूछ ली गई है, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो देखिए जरा एक बार, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद सारी चीजें, एवरीथिंग, नाउ इट वाज क्लियर कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल मेनली होते हैं। पता है आपको? आप जानते हो एटम के अंदर कितने पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं 2020 तक, 2020 तक बच्चों? अगर मैं 2020 तक बात करूं तो 267 पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं।
267 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल यट। और हमें कितने पढ़ने हैं? सिर्फ 5 या 6 पार्टिकल पढ़ने हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, 2020 तक 267 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड। उनमें से हमें कितने पढ़ने हैं बच्चों? सिर्फ पढ़ने हैं 4 या 5। तो आप सोच लीजिए आपका सिलेबस कितना कम है। एक बार आप सोचिएगा इसे। आगे क्लासेस में अगर हम इंजीनियरिंग में जाते हैं आगे, तो अगर न्यूक्लियर फिजिक्स में रिसर्च करते हो तो पढ़ने पड़ते हैं सारी चीजें। तो याद रखिएगा, अब तक 267 पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से हमें 5 को पढ़ना है। तो आप बताइए आपका सिलेबस डिफिकल्ट है कि आसान है? आसान है ना, बिल्कुल। तो आपका सिलेबस आसान है बच्चों, क्योंकि आपको 267 में से सिर्फ 5 को पढ़ना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन के लिए ई। इसका मास कितना होता है एएमयू में? 1/1837 एएमयू। इसका मास ग्राम्स में कितना होता है? इतने ग्राम्स। यूनिट्स में क्या होता है इसके ऊपर? चार्ज -1। कूलम्स में इतना चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज हम ले चुके हैं। तो ये टेबल जरूर आप एक बार नोट कर लीजिएगा बच्चों। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं यार इस चैप्टर में। इसको तो आप स्लो लीजिएगा, क्योंकि देखो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे हो। एक्चुअली आप एटॉमिक स्ट्रक्चर नीट के लिए पढ़ रहे हो, एम्स के लिए पढ़ रहे हो। एम्स नीट के थ्रू ही आ रहा है, तो आप नीट के लिए बोलिए। तो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपको डबल फायदा होगा बच्चों। इसका डबल धमाल होगा। डबल धमाल कैसे होगा? एक तो ये आपको केमिस्ट्री में फायदा करेगा, और दूसरे मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा। वहां पे ये कम डिटेल में आता है, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये हीलियम एटम है। इसमें से अगर हम एनर्जी देके हाई एनर्जी दी, हमने क्या किया? इसे हाई एनर्जी दे दी। हमने क्या किया? इसे हाई एनर्जी दे दी। हाई एनर्जी देने के बाद क्या बना? ये बना। इसे कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। ये कभी भी रेस्ट पे नहीं हो सकता। अगर रेस्ट पे तो अल्फा पार्टिकल नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती है। इसकी वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन बच्चों 10 रेज टू द पावर 4.8। 10 रेज टू द पावर 4.8 मीटर्स पर सेकेंड। बच्चों नोट कर लीजिएगा, अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है। कितनी होती है? जो हीलियम से बनता है उसकी अल्फा पार्टिकल, अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें बच्चों? 11,000 की वोल्टेज लगा दें, तो जो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी आती है वो ग्रेटर देन 10 रेज टू दी पावर 4.8 आती है मीटर्स पर सेकेंड। यानी 1,00,000 मीटर पर सेकेंड के आसपास वेलोसिटी आती है इसकी। नोट कर लीजिएगा ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, इसके अंदर मोमेंटम इतना ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। बेइंतहा मोमेंटम होता है इसके अंदर। इसे कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। 3 चीजों से डिनोट किया जाता है, अल्फा से, अल्फा +2 से। तो अल्फा पार्टिकल की एक बार जरा होरोस्कोप बना लेते हैं बच्चों। अल्फा पार्टिकल की होरोस्कोप बनाइए बच्चों। कोई बात नहीं है सृष्टि, आप बस इसे शेयर कर दीजिएगा। जितने बच्चे अभी लाइव हैं, अगर वो इसे शेयर कर देंगे तो गारंटीड फायदा हो जाएगा सबका। यहाँ पे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। लेवल हम लोग मेंटेन करेंगे। तो स्लोली मैं इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ अभी। आप देखिए, जैसे जैसे जिस बच्चे तक ये चीजें पहुंचती जाएंगी, वो धीरे धीरे गोप्रेप फैमिली का मेंबर बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर मास कितना होता है? इसका मास होता है इसका 4 AMU। मास कितना होता है बच्चों? 4 AMU। और इसका चार्ज कितना होता है? इसके ऊपर चार्ज होता है इसके ऊपर +2E। तो नोट कर लीजिएगा, अल्फा पार्टिकल जहां भी नजर आए उसके ऊपर चार्ज क्या होगा बच्चों? +2 यूनिट्स होगा। पॉजिटिव 2 यूनिट चार्ज होगा। और अगर उसके मास की बात करें तो कितना हो जाएगा? 4 AMU, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। मास इंटू वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। आगे बढ़िए बच्चों, देखिए ये पार्टिकल है जो आपको नीट के सिलेबस में है। इंपोर्टेंट फॉर नीट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स फॉर नीट 2020 या 2021। तो ये नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल है बच्चों। नोट कीजिए, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये रहा अल्फा पार्टिकल, हाई एनर्जी पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियाई। दूसरा हमारे पास बीटा पार्टिकल है, इसे बीटा माइनस भी बोल देते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है बच्चों? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है ये? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ नहीं है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर मास होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, लेकिन अपोजिट होता है। इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। ये भी न्यूक्लियस से निकलता है हमेशा। तो ये के इलेक्ट्रॉन कैप्चर पे निकलेगा या न्यूक्लियर ट्रांजिशंस में निकलेगा। तो ये सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट चार्ज इज पॉजिटिव 1 यूनिट चार्ज। प्रोटॉन, ये रहा प्रोटॉन आपके सामने। न्यूट्रॉन, ये रहा न्यूट्रॉन। और लास्ट में क्या आ जाता है? गामा रेज। तो गामा रेज को किससे डिनोट करेंगे? जहां भी गामा नजर आए बच्चों, उसे h न्यू से डिनोट करना है। जहां भी आपको गामा रेज नजर आ जाए उसे किससे डिनोट करना है हमने बच्चों? उसे डिनोट करना है हमने h न्यू से डिनोट करना है। यानी किससे? फोटोन की एनर्जी से ही डिनोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल
सही है, यस। अब क्लियर है ना, सही ना, क्लियर है बात बिल्कुल। सर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बना था, उसमें उसका क्या हुआ बेटा? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में क्या किया गया था? पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया गया था। वो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन जब मीडिया में बातें आती हैं वो तब आती हैं जब कोई नई डिस्कवरी होती है। कई बार 10-10 साल, 15-15 साल रिसर्च करते हुए हो जाते हैं साइंटिस्ट को, और 13वें साल में, 12वें या 13वें साल में पता चलता है जो रिसर्च उसने 12 सालों में की वो बिल्कुल गलत थी। तो कहने का मतलब है साइंटिस्ट बनना इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में, क्योंकि पूरी जिंदगी इसी चीज पे बीत जाती है, एक पार्टिकल के ऊपर पूरी जिंदगी बिता देते हैं लोग। तो ये बात याद रखिएगा। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर फ्रांस बॉर्डर पे अभी भी चल रहा है, जिसमें अभी भी रिसर्च चल रही है बच्चों। तो चलिए बात करते हैं चार्ज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बताइए चार्ज क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आप में से कितने बच्चों को ये मालूम नहीं है कि चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है बच्चों, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए चार्ज क्या होता है। साक्षी पांडे जल्दी से बताइए चार्ज क्या होता है। साक्षी पांडे, व्हाट इज चार्ज? आप बस इतना बताइए चार्ज क्या होता है। निवेदिता जल्दी से बताइए, निवेदिता यादव, चार्ज क्या होता है? सृष्टि गुप्ता, सलमा फारूक, साक्षी, वेद व्यास सिन्हा, जल्दी से बताइए चार्ज क्या होता है। मेरे सारे फ्रेंड्स आपके लेक्चर अटेंड करते हैं। छोटा भीम, थैंक यू वेरी मच बेटा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नए बच्चे हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे ये फैमिली बड़ी होगी, फैमिली को बड़ी होने में टाइम तो लगता ही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, तो अब सर जी आई वॉन्ट, यस आपको, यस हैशटैग स्टडी, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे भेज सकते हो बच्चों। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो, लेकिन पेशेंटली आप लोगों को टैकल करना पड़ेगा, आप मुझे यहाँ पे भेज सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। ASHWANI अश्विनी_त्यागी, यहाँ पे आप मुझे भेज सकते हो। टेलीग्राम पे डाउट आप मुझे भेज सकते हो बच्चों, @अश्विनी_त्यागी। तो यहाँ पे आप मुझे डाउट्स भेज सकते हो, आई विल डेफिनेटली। यस, सुजीत उपाध्याय जल्दी से बताइए Q इक्वल टू एनी, चार्ज क्या होता है बच्चे? व्हाट इज चार्ज? बताइए जल्दी से, चार्ज एक्चुअल में क्या होता है? व्हाट इज चार्ज गाइस? चार्ज होता है, सुनिए, चार्ज का मतलब क्या है बच्चों? चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की या तो एक्सेस। चार्ज का मतलब क्या है बच्चों? चार्ज को कैसे डिफाइन किया गया है? अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? ज्यादा है, तो ये एक क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करती है, ज्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर क्या है, बिल्कुल अगर कम है तो क्या हो जाएगा बच्चों? अगर कम है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बराबर है तो जीरो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन रेक्विजिट है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी रिचनेस। तो रिचनेस और डेफिशिएंसी, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज, सिंपल। तो चार्ज का मतलब यही है। तो चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ये चार्ज का, यानी चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? Ne। Q इज इक्वल टू क्या होगा? Ne। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर -1 -2 -3, कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एक इंटीजर वैल्यू होगी, n की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी पे कोई भी हो सकती है। तो चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू Ne, वेयर n इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। मतलब चार्ज क्या हो सकता है बच्चों? चार्ज हो सकता है -e भी हो सकता है, -2e भी हो सकता है, -3e भी हो सकता है, +e भी हो सकता है, +2e भी हो सकता है, +3e भी हो सकता है, +3e भी हो सकता है। लेकिन इसके बीच में कुछ नहीं आएगा, याद रखना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी चार्ज कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है बच्चों? पुष्की टुष्की, चार्ज कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है? चार्ज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5e हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। चार्ज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1.25e हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी चार्ज हमेशा क्या होगा? इंटीजर वैल्यू होगी, किसकी? n की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी। चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर चार्ज क्या होता है? Ne के बराबर होता है, वेयर n क्या होता है? इंटीजर। n क्या होता है बच्चों? इंटीजर। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर ले लीजिए आप। तो इधर देखो जरा एक बार, यानी चार्ज हमेशा, अगर मैं ये बोल रहा हूं बेटे, अगर मैंने बोला अल्यूमिनियम +3, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है? चार्ज है इसके ऊपर 3e, कितना है? 3e। और कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 3e चार्ज है। दूसरे में देखिए, अगर मैंने बोला है कि मेरे पास बेटा सल्फेट आयन है, मैंने बोला सल्फेट आयन है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों? चार्ज है -2e। चार्ज कितना है? -2e। तो ये जो माइनस प्लस लगाते हो आप, ये e की यूनिट में चार्ज होता है।
आप समझ गए ना? यस, आधा किलो चार्ज नहीं हो सकता कभी, 1.5 किलो चार्ज नहीं होता कभी, जो भी होगा 1.5 ई चार्ज कभी नहीं हो सकता, 2.5 ई चार्ज कभी नहीं हो सकता, 2.25 ई चार्ज कभी नहीं हो सकता। यानी जो भी चार्ज होगा बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए, यानी अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगर हमें लिखा गया है N3 माइनस, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, -3 ई चार्ज है। अगर लिखा गया है हमारे पास कैल्शियम +2, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, इसके ऊपर चार्ज है +2e, समझ गए ना? तो यानी चार्ज क्या होता है, हमेशा e का इंटीजर मल्टीपल होता है। e का क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल। और चार्ज क्या होता है, कंजर्व। एटम के अंदर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बराबर पॉजिटिव चार्ज। तो नेट चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यानी यूनिवर्स में चार्ज क्या है बच्चों, कंजर्व्ड है, क्योंकि यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम है। यानी एटम के अंदर, एटम के अंदर बच्चों याद रखिएगा, एटम के अंदर कोई भी एटम हो, उसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा -Ne। और प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा बच्चों +Ne। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। तो ये बात याद रखिएगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर प्रोटॉन का चार्ज होता है। ये कभी अलग अलग नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल कि ये कभी अलग अलग हो जाए। ऐसी ये इट इज, यस बिल्कुल सही बात है, क्वांटाइज्ड होता है चार्ज। यानी ई के बाद क्या आएगा, सीधे 2e आएगा, बीच में 1.5e कहीं नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 3e आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 4e आएगा। तो आप देख रहे हो यहां से यहां तक क्या हुआ, e, यहां से यहां तक क्या है, फिर e, यहां से यहां तक क्या है बेटा, e। तो आपको नजर आ रहा होगा क्वांटाइज्ड होता है चार्ज, यानी सर्टेन वैल्यूज अलाउड होती हैं, बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। पढ़िए आगे। अगर मैं कूलम्स लॉ की बात करूं, कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ बताता है कि दो चार्जेस को अगर हम रख दें तो उनके बीच में फोर्स कौन से लगेंगे, इसे कहते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास एक चार्ज क्या है बच्चे, Q1, कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है डजंट मैटर, कौन सा है। दूसरा हमारे पास चार्ज कौन सा है, Q2। अगर ये दो चार्जेस हैं जिनके बीच में डिस्टेंस क्या ले ली हमने, R ले ली, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हो जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नैन्सी जायसवाल बेटा थैंक यू वेरी मच। पढ़िए आगे। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जो चार्ज होता है सिस्टम पे, अगर दो चार्जेस ले लें, एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज यहां पे कहीं, तो इनके बीच में जो क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, वो सेकेंडरी है, लेकिन जो भी फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, will be directly proportional to Q1 and Q2 and force would be inversely proportional to square of the distance between them। तो याद रखिएगा, यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है बात बिल्कुल? यस सोमाना जमीर, क्लियर है ना बातें बिल्कुल? आपने मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज करवा दी, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज नहीं करा रहा हूं बेटा, केमिस्ट्री एक्चुअली यही है। अगर इसे बिना पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे आगे आपको बहुत दिक्कत आएगी। देखिए मैं इसे बहुत ज्यादा यूज करूंगा, रदरफोर्ड्स मॉडल में, बोहर्स मॉडल में बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें। तो यहां से हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या आ गया, ये एफ इज इक्वल टू आ गया के इंटू Q1 Q2 ओवर क्या आ गया बच्चों, आर स्क्वायर। तो नोट कर लीजिएगा, ये है फोर्स का फॉर्मूला, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे के क्या है बच्चों, के इज अ कांस्टेंट। के क्या होता है, कांस्टेंट, जिस k इज इक्वल टू कितना होता है 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9, और साथ में क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। और अगर इसे मैं सीजीएस में ले लूं तो k को कई बार सीजीएस में भी लिया जाता है, तो सीजीएस में k की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, k की वैल्यू हो जाती है 1। नोट कर लीजिएगा ये बात, सीजीएस में k की वैल्यू 1 होती है, एमकेएस में k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, F12 या F21 would always be equal to K Q1 Q2 over R square। यहाँ पे K क्या है बच्चों, यहाँ पे K कांस्टेंट है, इसे क्या बोला जाता है, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एमकेएस में वैल्यू होती है अंतरिक्ष की कितनी होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, जबकि इसकी सीजीएस में वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। नोट कीजिएगा ये बात, देखो कितनी सिंपल बातें हैं जिनकी आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेस बना रहा हूं। अभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंट्री भी नहीं की हमने। अगर हमारे पास दो चार्जेस दे दिए जाएं लिली, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है बेटा Q2, कितनी डिस्टेंस पे रखे गए हैं R पे। तो देखो अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन से एनर्जी बढ़ेगी।
अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी घटेगी। कितनी घटेगी, कितनी बढ़ेगी, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाती है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, क्या हो जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। तो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू, क्या आ जाएगी हमारे पास, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, एफ तो हमने निकाला था अभी, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू आर, डी आर का इंटीग्रेशन तो आर ही हो जाता है, आर से आर खल्लास। तो क्या बचेगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी बच्चे, कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, देखते जाइए जरा एक बार, शहीना बातें आपको समझ में आ रही हैं पुष्की टुष्की, कितनी आ जाएगी बेटा, आ जाएगी के इंटू Q1 बेटे, और साथ में क्या आएगा Q2 अपॉन क्या हो जाएगा आर। सो ये हो जाएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर दो चार्जेस आपको दिए गए हो, कोई भी दो चार्जेस ले लीजिए, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इन दोनों में कितनी डिस्टेंस है आर, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन आर, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। चलिए बढ़िए आगे, ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, इसके आगे पढ़िए जरा एक बार। ये क्या है बच्चों, अब तक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको चार्ज में पढ़ाया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसमें बच्चे इसे लाइटली लेके चलते हैं और बाद में फंस जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या चीज है ये चार्ज, क्या चीज होता है, सुनिए, वी कैन मेजर ई के काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज विच इज एक्सिलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग द फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी ये क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं पहले यूज कर चुका हूं, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी चार्ज इंटू वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अगर किसी भी पार्टिकल को हम लोग क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर एक्सिलरेट कर दें, अगर किसी भी पार्टिकल को अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सिलरेट कर दें, तो उसकी क्या होगी बच्चों, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर रख दो आंखें बंद करके, यानी वहां पे क्या लगा दोगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे, एनर्जी कंजर्व कर दीजिए, दैट्स इट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए ध्यान से, वी कैन डिफाइन द यूनिट ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और ये क्या है, वोल्ट। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। ये कहां से आया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी gained by 1 electron when it is accelerated by a potential difference of 1 volt। यानी अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा के किसी इलेक्ट्रॉन को आप मूव करा दो, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। आर वी क्लियर अबाउट इट बच्चों, एक बार देखिएगा, ये क्या है बच्चों, इसे कहा जाता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, बात सही है बिल्कुल। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, इसे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट अमाउंट ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी, जिसको, वो कौन सी एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़िए आगे, एक बात नोट कीजिए बच्चों, अगर आप अभी नोट कर लेंगे तो एक बार नोट कीजिएगा, वंशिका जैन बच्चे नोट करना बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 क्या होता है जूल्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा बच्चों, याद रखना है 96.4 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ये पर एटम है बेटा, नोट कर लीजिए, ये शॉर्टकट है, बहुत क्वेश्चंस में आएगा ये। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू हो जाता है 96.4 किलो जूल पर मोल, ये नोट कर लीजिएगा बेटा, ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देगा, लाखों से नहीं तो हजारों से आगे तो आपको पहुंचा देगा। एक बार फिर से लिख रहा हूं बच्चों आप लोगों के लिए, याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है बेटे 96.4 किलो जूल्स पर मोल, कितना होता है, किलो जूल्स पर मोल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये क्या है, पर एटम। तो ये नोट कर लीजिएगा बच्चों, आप निकाल के देख सकते हो, लेकिन आपके काम को आसान करने के लिए तो यहाँ पे अश्विनी त्यागी बैठा हुआ है। तो एक बार ध्यान से सुनिए, इनोवेट, क्लियर है बात बिल्कुल, पुष्की टुष्की, अजय सोनी, आपसे मैंने एक टॉपिक रिपीट करने के लिए, ओके,
आपसे एक टॉपिक रिपीट करने के लिए बोला, तो एक बार जल्दी से पूछ लीजिएगा बेटा कौन सा टॉपिक है। तो चलिए, अब आपने ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ी हैं तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं थॉमसन। अब से शुरू होता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब तक क्या पढ़ाया मैंने? अब तक वो पढ़ाया जो इन मॉडल में मैं एक्सटेंसिवली यूज करूंगा। क्या होता है, हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल पे जंप कर जाते हैं पहली क्लास में। हमें ये मालूम ही नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे तो वो कहां से आएगा। आगे जो रदरफोर्ड्स मॉडल है, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, वहां पे हम जो यूनिट्स यूज करेंगे वो कहां से आएंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यूज करेंगे, कहां से आएगी, तो वो पता होना चाहिए आपको। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है बच्चों? ये बकवास मॉडल है, पूरी तरह से सुन लीजिए। ये कहता है कि एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी एटम क्या होता है बच्चों? एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों 8 बज चुके हैं, कल बात करेंगे इसके बारे में। तो एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड जस्ट लाइक रेजिन्स इन पुडिंग और सीड्स इन वाटरमेलन। सीड्स इन वाटरमेलन या फिर क्या, रेजिन्स इन पुडिंग, इसे बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? रदरफोर्ड्स डिस्कवरी। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी यानी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हम पढ़ेंगे इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, इसकी ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन क्या निकल के आए, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग एंगल्स, कितने एंगल कितने पे होते हैं ये पढ़ेंगे। और साथ में आपको मैं पढ़ाऊंगा डोका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये सारी चीजें आपको मैं अगले लेक्चर में जरूर पढ़ा दूंगा फॉर श्योर। थोड़ा स्लो चल रहे हैं शुरुआत में क्योंकि आपकी फाउंडेशन बनानी है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपने बच्चों सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, इसे शेयर, देखते हैं आप में से कितने बच्चे करेंगे। हैशटैग पढ़ाई नहीं रुकेगी के साथ कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली भी टैग कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है ashwinityagi.iitr, तो आप मुझे पर्सनली भी टैग कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लिया है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन को प्रेस कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। बच्चों पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? इस लेक्चर की पीडीएफ यूट्यूब पर जाइएगा, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया होगा टू डाउनलोड दी पीडीएफ। आप इसकी पीडीएफ 20-25 मिनट में आपके सामने अवेलेबल होगी, डाउनलोड कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके अपने चैनल को बच्चों हमने नंबर 1 बनाना है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। चलिए, अब आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे में इसी टॉपिक के साथ।